जोहार, जय मूल्य निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अगले साल यानी 2022 में देश में 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड ये राज्य हैं। इन 7 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों के साथ ही वहां से 80 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है और इसी राज्य में विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। इन तैयारियों की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सूबे में ब्राह्मण सम्मेलन लेकर हुई। शुरू में तो यह ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी रखा गया, शायद इसलिए कि बसपा का कोर वोटर ब्राह्मण सम्मेलनों से नाराज चल रहा था। बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी 22 अगस्त से जिला स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन लेने की घोषणा की है। इसके उलट भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में ओबीसी के 27 सांसदों को मंत्री बनाया। हालांकि अभी तक उन्हें कोई कार्यभार नहीं दिया गया है, लेकिन ओबीसी को दिखाने के लिए तो उन्होंने ये काम जरूर किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 39 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। इतना सब स्पष्ट होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल, खास तौर पर सपा और बसपा, भाजपा की इस रणनीति के विरोध में अपनी कोई रणनीति बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे प्रदेश के ब्राह्मणों के मतों पर निर्भर है। लेकिन क्या ब्राह्मण सपा बसपा को वोट देंगे? बसपा की राजनीति जहां बहुजन से शुरू हुई थी, आज वह एक जाटव जाति की राजनीति में सिमट गई है। ठीक वैसे ही सपा की राजनीति जहां समाजवाद से शुरू हुई थी, आज वह एक यादव जाति तक सिमट गई है। इन दोनों जातियों का यूपी के राजनीति में अपना एक वोट शेयर है। उत्तर प्रदेश में जाटवों की संख्या जहां 12% है, वहां यादव 10% और ब्राह्मण भी लगभग 10% है। अब ये दोनों पार्टियां सोच रही है कि जाटव और यादवों का वोट तो हमें मिलने वाला है, इसमें अगर हम ब्राह्मण वोटरों को खुश करके उनके वोट ले तो हम 2022 के विधानसभा में जीत हासिल कर सत्ता बना सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण उनके साथ जाएंगे या नहीं, यह एक सवाल ही है। उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ विधानसभा चुनावों का अगर हम विश्लेषण करें तो हमें उस सवाल का जवाब मिल सकता है। ब्राह्मण यूपी में एक प्रभावशाली समुदाय रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, जो एक ब्राह्मण था, और एनडी तिवारी, जो कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री था, वो भी ब्राह्मण ही था। साल 1989 तक उत्तर प्रदेश के साथ सारे देश भर के ब्राह्मण कांग्रेस के साथ ईमानदारी से थे। 1990 के बाद यानी मंडल आंदोलन के बाद यूपी के ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर वह भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए। उसका कारण यह था कि कांग्रेस मंडल आंदोलन को रोकने में कामयाब नहीं रही और भाजपा ने उग्र हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया। ब्राह्मणों को जब ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाई गई पार्टी का विकल्प मिल गया, तब वे उनके साथ हो लिए, क्योंकि भाजपा राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ ही उग्र हिंदुत्व पर काम कर रही थी। 1993 से लेकर 2004 तक जब प्रदेश में कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रहा था, तब भी सूबे के ब्राह्मणों ने भाजपा का ही साथ दिया। लोक नीति CSDS के एक सर्वे के अनुसार ब्राह्मणों का भाजपा को 2004 तक समर्थन था और 2007 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा को बड़ी जीत मिली, उस वक्त भी 40% ब्राह्मण भाजपा के पास ही रह गए थे। और अगले 10 साल में ही यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में यह समीकरण फिर एक बार बदल गया। उत्तर प्रदेश में 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी जीत मिली। पार्टी की 206 सीटें जीती और बसपा ने बहन मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त बसपा को ब्राह्मणों ने समर्थन दिया या ब्राह्मणों का वोट बसपा की तरफ झुक गया, जिसकी वजह से बसपा को इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
डॉक्टर वर्नियर्स ने अपनी पीएचडी के लिए लिखी थीसिस द लोकलाइजेशन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश आफ्टर मंडल एंड मंदिर में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। 371 पन्ने के अपने इस थीसिस में डॉक्टर वर्नियर्स ने लिखा है कि बसपा द्वारा लगाए गए हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, इन घोषणाओं का ब्राह्मण मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ और ब्राह्मणों के समर्थन की वजह से यूपी में बसपा की सरकार बनी थी। यह एक झूठ है, एक मिथ है, क्योंकि 2007 के चुनाव में ब्राह्मणों के मात्र 17% वोट ब्राह्मण बसपा को मिले थे। अपनी थीसिस में डॉक्टर वर्नियर्स लिखते हैं कि बसपा को 2002 से 2007 के बीच में ब्राह्मणों का 11% समर्थन मिला था और 2007 में वह 17% हो गया। इसका मतलब यह है कि सर्वजन की नीति अपनाने से या सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद ब्राह्मणों का बसपा के लिए समर्थन केवल मात्र 6% बढ़ गया और वह भी उसी विधानसभा में जहां बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उस दौरान भी 40% ब्राह्मणों का समर्थन भाजपा के पास ही था। यानी ब्राह्मण अपनी सुरक्षा या किसी के डर की वजह से वोट नहीं करते, बल्कि अपनी राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए ही वोट करते हैं। इसके उलट देश का मुसलमान अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भाजपा को हराने वाले दलों को अपना कीमती वोट देते हैं। इससे उनका राजनीति में वर्चस्व तो नहीं बनता, बल्कि उनके वोट से सत्ता पाने वाले दल भी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बसपा की तरह सपा की भी यही कहानी है। समाजवाद का नारा देकर बनाई गई पार्टी भी आज ब्राह्मणों के मतों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। जैसे बसपा एक जाति की पार्टी बनकर रह गई, वैसे ही सपा भी 10% यादव जाति की पार्टी बनी हुई है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा को बड़ी जीत मिली थी और सपा की 224 सीटें 29% वोट शेयर के साथ आई थी। सपा की इस बड़ी जीत के बाद भी भाजपा को ब्राह्मणों का लगभग 40% वोट मिला था। यानी ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट शेयर उस वक्त भी सपा को नहीं मिला था, जबकि 1993 से लेकर 2004 तक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाजपा को वोट देते थे और उसके पहले 1989 तक कांग्रेस को। सपा ने जहां पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, केवल वहां ही ब्राह्मणों ने सपा को वोट दिया। 2017 के चुनाव में भाजपा को 80% ब्राह्मणों का समर्थन मिला। इसके अलावा भाजपा ने नॉन जाटव और नॉन यादव मतदाताओं को जाटव और यादवों के विरोध में भड़काकर उनके वोट हासिल किए। इतना ही नहीं तो मुस्लिमों को एक टिकट भी न देकर 88 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 57 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सीटें यानी 99 सीटें देने वाली बसपा मात्र 3 सीटें ही जीत पाई। अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों का भी यही हाल रहा। 85 आरक्षित सीटों में से केवल मात्र 2 सीटें ही बसपा जीत पाई, जिसका बेस वोट अनुसूचित जाति माना जाता है। नॉन जाटव जातियों में जागरण न करने और उन नॉन जाटव जातियों को भाजपा के द्वारा जाटवों के विरोध में भड़काने की वजह से 2017 के चुनाव में बसपा का यह हाल रहा और भाजपा को पासी, वाल्मीकि और खाटिक जैसी नॉन जाटव जातियों का 17% वोट मिला। 2007 में 206 और 2012 में 80 सीटें जीतने वाली बसपा का 2017 के विधानसभा चुनाव में सफाया हो गया और वह महज 19 सीटें ही जीत पाई। इससे मायावती को दोबारा राज्यसभा का सदस्य बना पाना मुश्किल हो गया। वहीं सपा को 2017 के चुनाव में केवल 47 सीटें मिली और वह भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद, जिसने 2012 के चुनाव में 403 में से 224 सीटें जीती थी। भाजपा ने 2017 में 62% अपने पारंपरिक ऊंची जातियों के वोट शेयर के साथ नॉन यादव जैसे लोध, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी और अन्य पिछड़े वर्ग के 57% वोट शेयर हासिल किए। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों ने भाजपा को किए हुए वोट शेयर पर अगर हम नजर दौड़ाए
तो यह पता चलता है कि वह किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मणवादी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। 1996 के यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 71% वोट भाजपा को मिला। वही 2002 में 49%, 2007 में 39%, 2012 में 38% और 2017 में 80%। इसके साथ ही पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के भी आंकड़े अगर हम देखते हैं, 1996 में 54%, 1998 में 81%, 1999 में 74%, 2004 में 59%, 2014 में 72% और 2019 में 82% वोट ब्राह्मण वोट भाजपा को मिले। इसके अलावा यूपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या भी लगभग एक जैसे ही रह गई। 2002 में 41 ब्राह्मण विधायक, 2007 में 56, 2012 और 2017 में 47 विधायक ब्राह्मणों के रहे। यह बात अलग है कि मंडल आंदोलन से पहले यूपी में 81 ब्राह्मण विधायक थे और उसके बाद वह संख्या घटकर आज 47 पर आ गई है। यूपी में ब्राह्मणों को कमजोर करने का काम मंडल आंदोलन में मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव इनके द्वारा लगातार होता रहा। यानी सत्ता चाहे किसी भी दल की आए, ब्राह्मणों का सत्ता में स्थान निश्चित होता है और खास तौर पर ब्राह्मणवादी पार्टियों के द्वारा। इस सारे विश्लेषण को देखते हुए सपा और बसपा ने ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने से ज्यादा नॉन जाटों और नॉन यादव मतदाताओं को जोड़ने का काम करना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे?